तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जो कंसेप्ट हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था उसके कर रहे हैं। मोल कंसेप्ट में हमने जो बेसिक चीज पढ़ी थी, एक मोलर मास निकालने का तरीका पढ़ा था। किसी मॉलिक्यूल का हम मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। That means mass of 6.02 into 10 to the raise 23। इतने मॉलिक्यूल का मास मुझे निकालना है। इतने मॉलिक्यूल का मास मैं निकालूंगा तो वो मोलर मास होगा। एक बात ये हो गई। ये जो मोलर मास मैंने निकाला है ये ग्राम में निकलेगा हमेशा। अगर ये ग्राम में निकल रहा है तब हम मोलर मास इन ग्राम बोलेंगे। अब इस बेस पर यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हुए हम ये बता सकते हैं कि 1 मोल का मास कितना है, हाफ मोल का कितना है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। दैट मीन्स उसके मोलर मास के बराबर ग्राम में जो हमने मास ले रखा है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं। अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं अननोन मास में या जितना मास मुझे गिवन होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकता हूं। जैसे अगर मुझे पता है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में अवेलेबल होते हैं टोटल 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम में मैं निकाल सकता हूं, 5 ग्राम में निकाल सकता हूं, 1 किलोग्राम में निकाल सकता हूं। ये तरीका हम यूज करते हुए अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं ये बच्चों, और इसको आप बिल्कुल कंसेप्चुअली करो और करने के बाद मुझे आंसर बताओ। इसको करने के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है ये। 1 मिनट में करने के बाद सब लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बताओ, जो भी आंसर आ रहा है, फिर मैं सॉल्व करता हूं इसको। एक बार शॉर्ट में दोबारा से बता रहा हूं। 28 ग्राम नाइट्रोजन में मीन्स ये मोलर मास है नाइट्रोजन का। 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। मॉलिक्यूल हुए, एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं। ये तो हम N2 निकाल रहे हैं, इतने N2 निकले। 1 ग्राम में मैंने डिवाइड कर दिया। 1.4 ग्राम में निकालना था तो 1.4 ग्राम में ये आ गए। मॉलिक्यूल की संख्या आ गई, लेकिन एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं नाइट्रोजन के, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड बाई 2 करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो यहां अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी से। ये एक मॉलिक्यूल गिवन है CH4। एक मॉलिक्यूल CH4 में टोटल हाइड्रोजन एटम होते हैं 4। CH4 में 4 हाइड्रोजन एटम है। हमें 160 ग्राम में पहले मॉलिक्यूल निकाल लेने हैं। मैं बोल सकता हूं मोलर मास ऑफ मीथेन 12 होता है कार्बन का, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहां तो 4 हाइड्रोजन एटम है, तो ये हो जाएगा 16। मीन्स 16 ग्राम ऑफ CH4 have molecules is equal to 6.02 into 10⁻23। 1 gram of CH4 molecule have 6.02 into 10⁻23 divided by 16। लेकिन मुझे तो 160 में निकालना था। हैव, ध्यान रहे मॉलिक्यूल कर रहे हैं अभी हम। 160 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 16, ये 24 बन जाएगा। 6.02 इंटू 10⁻24। अब लेकिन मीथेन के एक मॉलिक्यूल में
4 एटम हाइड्रोजन के हैं, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है। ये तो मैंने क्या निकाला, मीथेन मॉलिक्यूल कैलकुलेट किए ना, मीथेन मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल। एक एग्जाम्पल बताया था लास्ट क्लास में आपको, एक कार में 4 टायर्स हैं, व्हील्स हैं, व्हील्स बोलें तो ज्यादा बेटर है। तो 25 में कितने होंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे ना। एक कार में अगर 4 व्हील्स हैं तो जितनी भी कारें गिवन है उससे 4 से मल्टीप्लाई करोगे। एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन हैं, हमसे हाइड्रोजन पूछे हैं, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं कितने, ये मॉलिक्यूल गिवन है। तो हाइड्रोजन एटम कितने होने चाहिए, हाइड्रोजन एटम होने चाहिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻²4। ये फाइनली हमारा आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये 4 हैं यहां एक में, क्योंकि 4 अवेलेबल हैं। डन हो गई बात, ये सबको समझ आ गई है। किसी का डाउट कोई है तो जल्दी से लिखो डाउट, डी लिख दो चैट बॉक्स में अगर किसी का कोई डाउट है तो। 24.08 इंटू 10⁻²4 आ जाएगा, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, आंसर सबको लिखना है चैट बॉक्स में, कोई भी ऐसा ना हो जो आंसर नहीं लिख रहा हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कोई इसके बाद। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 44 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास लिखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास लिखोगे 12 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, 44 आ गया। 44 ग्राम ऑफ CO2 हैव। अब क्योंकि हमें मोल्स बताने हैं तो यहां मैं मोल ही लिखूंगा ना, कितने मोल होते हैं, 1 मोल होता है, क्योंकि मोल में मुझे आंसर चाहिए तो इसलिए मॉलिक्यूल में चाहिए होता, अगर यहां मॉलिक्यूल दिया होता हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 तो मैं यहां मॉलिक्यूल लिखता, क्योंकि मुझे आंसर मोल में निकालना है तो मैं उतने ही मोल लिखूंगा। 1 ग्राम में कितने आ जाएंगे, 1 ग्राम में आ जाएंगे 1/44, और मुझे निकालने कितने हैं 44 किलोग्राम में, मींस ग्राम में कन्वर्ट करूंगा मैं 10⁻3, तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट मीन्स 10⁻3 मीन्स 1000 मोल्स होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। आंसर आएगा 1000 मोल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें यह करना है, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.0012 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। ये यूनिट कन्वर्जन करते हुए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। जीरो 0.0012 मिलीग्राम इक्वलेंट
कितना आ जाएगा 0.0012 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम्स। कितना हो जाता है इसको अगर मैं डेसिमल को 1 2 3 कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एटम्स कितने प्रेजेंट हैं ये निकालना है। 12 ग्राम एटॉमिक मास होता है कार्बन का, ऑफ कार्बन हैव मास हैव atoms equal to 6.02 into 10⁻23. 1 gram of carbon have atoms 6.02 10⁻23 divided by 12 हो जाएगा। अब मुझे निकालना कितने में है, इतने ग्राम में। मैंने ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं। ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम्स ऑफ कार्बन हैव एटम्स इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 12 multiplied by 1.2 into 10⁻⁻6। ये कैंसिल हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, नीचे 10 आ गया, ये -7 हो गया। 7 को इसके साथ -7 को करेंगे तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻⁻16 -16 नहीं सॉरी +16। ये हमारा आंसर होना चाहिए। इतने एटम्स प्रेजेंट हैं 0.0012 मिलीग्राम ऑफ कार्बन में। आई होप कि ये वाली बात सबको समझ आई होगी। मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H पॉजिटिव जितने भी कोई एसिड देता है 2H पॉजिटिव। मोलर मास कितना है इसका 98। ये नंबर मैं नीचे क्या रखूंगा, कोई एसिड जितने H पॉजिटिव देगा, जैसे HCl 1 देगा, HCl 1 H पॉजिटिव देगा, 1 H में रखूंगा। H3PO4 3 देगा तो मैं यहां 3 रखूंगा। H2SO4 2 H पॉजिटिव देगा तो मैं यहां 2 रखूंगा, तो मैं यहां 2 रख दूंगा। इक्विवेलेंट मास आ जाना चाहिए क्या 49। तो मैंने मास तो उतना ही लिया जितना था, इक्विवेलेंट मास चेंज हो गया, ये 49 हो गया, वॉल्यूम उतना ही लिया जितना था। तो सेम सॉल्यूशन की मैं नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये अलग आ सकती है। इसे इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। 1 क्या है, इक्वेशन 1 है हमारा m, इक्वेशन 2 क्या है डिवाइडेड बाय n। ये हो जाएगा, नीचे n लिखूंगा। मोलैरिटी ओवर नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं यहां, मास ओवर मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। के लिए मैं फिर ये टर्म रिपीट करूंगा, तो नॉर्मेलिटी ये आ रही है पूरी, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप मैथ्स में बिल्कुल जानते होंगे, यहां पर मैं ऊपर वॉल्यूम लिख दूंगा।
नीचे क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा मास ओवर मोलर मास, मास ओवर इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ओवर इक्विवेलेंट मास। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया। अब इस वाले पार्ट को जब मैं ऊपर लेकर के आता हूं, फिर ये क्रॉस हो जाएगा, तो m ओवर n विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय मास। गिवन मास तो एक ही सॉल्यूशन है, तो दोनों का सेम है, बस इक्विवेलेंट मास एंड मोलर मास डिफरेंट है। मींस मोलैरिटी ओवर नॉर्मेलिटी is equal to equivalent mass divided by molar mass। क्या बोल सकता हूं मैं, इसको मैं उठा करके इधर लिख रहा हूं। मीन्स नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ओवर इक्विवेलेंट मास। कितनी आई ये वैल्यू, यहां सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ये वैल्यू आई है 2। मोलर मास कितना है 98, इक्विवेलेंट मास कितना है 49, कैंसिल कर दिया, 2 आ गई वैल्यू। या तो ये ऐसे करके रख लो, या ये 2 तो डायरेक्ट यही वाला तो 2 आएगा, क्योंकि इसी से हमने इक्विवेलेंट मास निकाला था। तो मैं इस रेशो की जगह एक और चीज रखता हूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ H पॉजिटिव गिवन बाय मॉलिक्यूल और OH नेगेटिव गिवन बाय बेस। किसी एसिड की नॉर्मेलिटी अगर निकालनी है तो मोलैरिटी पता है, तो मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करो, उस एसिड में जितने H पॉजिटिव अवेलेबल हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये वाली बात समझना चाहते हो तो एक और तरह से समझ सकते हो, यहां लिख रहा हूं, ऊपर देखो, कई सारे एसिड लिख करके एग्जाम्पल में बता रहा हूं। जैसे मेरे पास HCl है, जैसे मेरे पास यहां H2SO4 है, जैसे मेरे पास यहां H3PO4 है। इसके लिए ये वाला फैक्टर कितने H देगा, ये 1 H देगा, 1 है, इसको मैं मान लेता हूं N फैक्टर इज इक्वल टू 1। H2SO4 के लिए N फैक्टर, नंबर ऑफ मोल नहीं है, देखो N से कंफ्यूजन जाएगा, ये 2 है। H3PO4 के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अगर मुझे इसकी मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। ये बात किस केस के लिए ट्रू है, H3PO4 के लिए ट्रू है। अगर नॉर्मेलिटी गिवन है, मुझे मोलैरिटी गिवन है, वो मोलैरिटी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहां पर 2H दे रहा है ये। तो ये बात किसके लिए ट्रू होगी, ये बात ट्रू होगी सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। HCl के लिए N इज इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी होगी, मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी तब 1 होगी जब कोई एसिड एक ही H पॉजिटिव डोनेट करता है। ये है रिलेशन। किस चीज में रिलेशन, मैंने ये आपको बताया, ये रिलेशन है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का। ठीक है, समझ आ गई है बात। हम डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू
मास ओवर इक्विवेलेंट मास divided by volume of solution in liter। ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, बस ये देखना है। ठीक उसी तरह से जैसे हम मोलैरिटी लेते थे तो हम बोलते थे मास ओवर मोलर मास, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मैं चाहता हूं डेफिनेशन आप खुद सोचो, यहां से रटनी ना पड़े, ताकि मास ओवर मोलर मास को बोलते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स, मास ओवर इक्विवेलेंट मास को बोलते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मोल होता है ऐसे कुछ टर्म ग्राम इक्विवेलेंट होता है। अब मोलैरिटी की डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, आपको बता चुका हूं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स dissolved in 1 liter of solution is called as molarity. Molarity is indicating that how many moles of a solute are present in 1 liter of solution। 1 लीटर सोल्यूशन में किसी सोल्यूट के जितने भी मोल्स प्रेजेंट हैं वो उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। अब 1 लीटर में यहां क्या ढूंढना है, मोल तो नहीं ढूंढना है, यहां ग्राम इक्विवेलेंट ढूंढने हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या इंडिकेट करती है, नॉर्मेलिटी इंडिकेट करती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। इट इंडिकेट्स that how many gram equivalents of solute are present in 1 liter of solution। means total number of gram equivalent present in 1 liter of solution is known as normality, and total number of moles of solute present in 1 liter of solution is called as molarity। डन हो गई बात, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए आपको। जब मैं किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम चेक करता हूं तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वॉल्यूम। आप लोग जानते होंगे जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब मैंने 1 लीटर में, सपोज करते हैं 1 लीटर लिया, 1 लीटर में 5 ग्राम शुगर ऐड कर दिया और यहां टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। सोल्यूशन तो बन गया, सोल्यूशन सेम है। अब मैंने कुछ और इसमें ऐड नहीं किया लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर अब मैंने कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस। सेम मटेरियल का वॉल्यूम कुछ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, भले ही बहुत थोड़ा बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सॉल्वेंट बढ़ गया, सॉल्यूट 5 ग्राम का 5 ग्राम ही रहा तो कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो गया। तो नॉर्मेलिटी में भी लीटर आ रहा है नीचे, एंड साथ के साथ मोलैरिटी में भी नीचे लीटर आ रहा है।
तो नॉर्मेलिटी, बोथ नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जब हम कभी कोई एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पर करते हैं, फिक्स टेम्परेचर पर, तब तो ठीक है, ये हम कंसंट्रेशन यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जा रहा है जिसमें हमें टेम्परेचर चेंज करना जरूरी है, बहुत सारे होते हैं, आगे चल करके आप पढ़ोगे, हमें रेगुलर टेम्परेचर चेंज करते रहना पड़ेगा। तो शुरू में हमने कोई और कंसंट्रेशन लिया था, वॉल्यूम चेंज हो करके इसका कंसंट्रेशन हो गया कुछ और। टेम्परेचर क्योंकि चेंज करने के साथ साथ वॉल्यूम चेंज होता है। आपने लिया था 1 लीटर वॉल्यूम, टेम्परेचर हाई कर दिया तो ये 1.01 ही हो गया भले ही, तो मोलैरिटी तो चेंज हो गई। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी दोनों चेंज हो जाती हैं। इसलिए हमें एक नए टर्म की जरूरत पड़ती है कॉन्सेंट्रेशन की, और कॉन्सेंट्रेशन का ये नया टर्म बोला जाता है मोलैलिटी, दैट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। एक तो मोलैरिटी था, आर था यहां पर, और दूसरा ये अब जो टर्म है ये है मोलैलिटी। थोड़ा सा चेंज किया जाएगा बस यहां। जब कभी हम मोलैलिटी निकालते हैं तो मोलैलिटी के लिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन। हम किस चीज को ओवरकम करना चाह रहे हैं? टेम्परेचर का इफेक्ट ना है, तो हम वॉल्यूम नहीं लेंगे अब नीचे। अगर वॉल्यूम ले लेंगे तो टेम्परेचर का तो भाई फिर इफेक्ट आएगा, क्या फायदा हुआ हमें नया कॉन्सेंट्रेशन बनाने का। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं, चेंज हो गया बिल्कुल सारा कुछ। पहले क्या था? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन था, अब क्या है? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी ये बताता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व्ड हैं। दैट मीन्स मोलैलिटी इंडिकेट्स that how many moles of solute are dissolved in 1 kilogram of solvent। चीजें मुश्किल तो नहीं है, सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी अलग अलग होती चली जा रही है। भाई आप सोल्यूशन किसे बोलते हो? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिविंग यू सोल्यूशन। अब सोल्यूशन की तो बात ही नहीं की गई, सॉल्वेंट लिया गया किलोग्राम में, सॉल्यूट के लिए गए नंबर ऑफ मोल्स, मास ओवर मोलर मास। ये किसके बराबर होंगे? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम। यहां से हम एन निकाल लेंगे। पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में देख लेंगे कितना सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। इस कॉन्सेंट्रेशन को हम मोलैलिटी बोलते हैं। तो मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इंडिकेट्स that it indicates the number of moles of solute
in 1 kilogram of solvent. अब यहां क्योंकि वॉल्यूम टर्म नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने पर या कम करने पर मास चेंज नहीं होता है, किसी चीज का वॉल्यूम चेंज होता है। मींस टेम्परेचर चेंज करने पर मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट of temperature. Molarity is dependent, normality is dependent, but molality is independent of temperature. इस डेफिनेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बता दो सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखेंगे? मोल, यूनिट पर आ रहा हूं मैं। मोल पर मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें लिखना है? किलोग्राम। मोल पर केजी इज यूनिट। क्या लिखेंगे? यूनिट। मोल किलोग्राम -1, ये यूनिट आ जाएगी मोलैरिटी की। मोलैरिटी की क्या थी? ये तो मोलैलिटी की लिखी है हमने। मोलैरिटी की यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर, लेकिन वो लीटर सॉल्यूशन का था, ये किलोग्राम सॉल्वेंट का है। ये अंतर है। समझ आ गई है भाई बात सबको? ये मैंने यूनिट्स बता दी आपको तीनों की। अब मोलैलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। फाइंड मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इफ 10 ग्राम of NaOH is dissolved in water to make 100 gram of solution. मोलैलिटी बतानी है। देखो ध्यान से इसको, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिया तो मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे हो। 1 मिनट दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए, जल्दी सॉल्व करके बताओ। चीजें की हैं, मैं सिर्फ वो चीजें बता रहा हूं जो अभी तक हमने डिस्कस की है। एक तो मोल डिस्कस किया है क्लास में, उस बेसिक को छोड़ दूं अगर मैं, जो एटम मॉलिक्यूल बॉन्डिंग वो अगर हम छोड़ दें, तो हमने एक मोल कंसेप्ट डिस्कस किया। उसके बाद हमने कैलकुलेशन की मोल्स की, फिर हमने परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तरीका किया कि हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास पता करते हैं तो उसके फॉर्मूला क्या क्या हैं। उसके कई सारे वे हमने यूज किए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वे हैं वो है मोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन आते हैं इससे, कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं कराऊंगा भी। दूसरा पार्ट है इसका मोलैलिटी, जो अभी हमने किया है। एक तीसरा डिफरेंट पार्ट है जो आयोनिक कंपाउंड के लिए भी किया जा सकता है, वो है नॉर्मेलिटी। सर आयनिक कंपाउंड या सिर्फ एसिड्स और बेसिस के लिए? आयोनिक कंपाउंड के लिए किया जा सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट जो हम निकालेंगे वो इक्विवेलेंट वेट मैंने अभी सिर्फ एसिड एंड बेस के बताए हैं।
बाद में मैं आपको किसी भी आयनिक कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका भी बताऊंगा। जो आयोनिक कंपाउंड हैं हम नॉर्मेलिटी सॉल्ट की भी निकाल सकते हैं, हम ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस की, रिड्यूसिंग सब्सटेंस की नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं, जो आयनिक सॉल्ट की भी निकाल पाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अभी तो मैंने एसिड एंड बेस के लिए बताया, इन सब के मैं तरीके बताऊंगा आपको। अभी तो जस्ट नॉर्मेलिटी समझाने के लिए मेरा टारगेट था। इक्विवेलेंट वेट पर जब हम आएंगे और थोड़ी डिटेल करेंगे, एन फैक्टर पर जब आएंगे तब हम इसको और इलेबोरेट करेंगे। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है मोल फ्रैक्शन। मेरे पास एक सॉल्यूट है, एक मेरे पास सॉल्वेंट है, ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसके टोटल मोल्स कितने होंगे? इसके टोटल मोल्स होंगे, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका समेशन अगर मैं कर देता हूं, मान लो इसमें Na मोल्स हैं सॉल्यूट में, सॉल्वेंट के मोल्स Nb हैं, तो सॉल्यूशन में कितने होने चाहिए भाई? Na प्लस Nb होने चाहिए। बात पार्टिकल्स की हो रही है। मेरे पास यहां मान लो 900 पार्टिकल हैं सॉल्वेंट के, मैंने 100 पार्टिकल सॉल्यूट के ऐड कर दिए, तो कितने हो गए? 900 प्लस 100, तो ये टोटल 1000 पार्टिकल्स हो गए, 1000 पार्टिकल्स हो गए। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन में टोटल पार्टिकल्स की काउंटिंग होती है वो काउंटिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल के समेशन के बराबर होती है। पार्टिकल की काउंटिंग में बोल दूं या नंबर ऑफ मोल्स बोल दूं, तो मोल फ्रैक्शन इनसे ही निकाला जाता है। अगर आपको कहा जाए कि सॉल्यूट का फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन हमें नाम से पता चल रहा है कुछ रेशो होगा किसी चीज का, तो मोल फ्रैक्शन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऑफ सॉल्यूट मींस इसको मैं बोल रहा हूं ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्या मतलब है इसका फॉर्मूला का? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट is equal to number of moles of solute divided by total number of moles of solution। भाई Na प्लस Nb क्या है? सोल्यूशन के ही तो मोल्स है ना टोटल। मैंने वाटर में शुगर मिक्स किया तो सोल्यूशन बन गया। इस सोल्यूशन में कितने मोल होंगे? वाटर के नंबर ऑफ मोल्स प्लस शुगर के मोल्स मिलाकर के ही तो होंगे ना, ऐड करके। वही यहां पर मैंने लिख दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखा जाएगा, शुगर है या कोई भी, नीचे टोटल मोल्स, टोटल मोल का मतलब Na प्लस Nb। ये मोल फ्रैक्शन कहलाएगा सोल्यूट का। अभी हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसकी, बड़ा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है इसको। अगर यहीं पर आपको एक दूसरा फॉर्मूला पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं ऊपर रखूंगा यहां सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट,
इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जो भी यहां अवेलेबल हैं, जो भी गिवन है हमें, वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नीचे तो वही आएगा, लेकिन ऊपर सॉल्यूशन की जगह, सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट आ जाना चाहिए, अगर हम नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं फॉर्मुलेट इसे कैसे कर दूंगा, ऐसे ही कर दो, x ऑफ b मोल फ्रैक्शन ऑफ b विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b। ये हमारा मोल फ्रैक्शन है। किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, अगर दो ही कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट हो जाएगा, एक सॉल्वेंट हो जाएगा। तो टोटल मिला के सॉल्वेंट, टोटल मिला करके सॉल्यूशन के पार्टिकल एंड अलग अलग पार्टिकल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे मोल फ्रैक्शन XA का एंड XB का। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, मैं माइक ऑन कर रहा हूं। मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्यूट का निकालना है इस क्वेश्चन में। सॉल्यूट क्या है, शुगर, और ये शुगर 0.18 ग्राम गिवन है। हमने डिसॉल्व किया इसको 90 ग्राम ऑफ वाटर में। हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी तक ये फॉर्मूले बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाने चाहिए। मास कितना गिवन है वाटर का, 90। मोलर मास कितना है वाटर का, 18। फाइव मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर से 6H12O6। मोलर मास कितना आएगा शुगर का, मोलर मास आना चाहिए शुगर का 180। आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा जरूर। कार्बन का कितना होता है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6। हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, बीच में प्लस करेंगे। ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 6, बीच में प्लस कर देंगे। जब टोटल करोगे तो मुझे तो याद है आपने किया होगा टोटल, ये 180 के आसपास आएगा। ये 180 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू मास ऑफ शुगर कितना गिवन है, 0.18। 180। अब मैं क्या करता हूं, ये डेसिमल हटाया, 2 जीरो लिख दिए यहां से, इससे ये कैंसिल हो गया। कितना आया, 1/1000 मीन्स 10 to the raise -3 मोल्स। अब हमें ये सॉल्व करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर कितने, 10 to the raise -3 divided by number of mole of sugar, that means 10 to the raise -3 plus number of moles of water। पूरे सॉल्यूशन के बताने ना, दिस प्लस दिस मीन्स मैं यहां करता हूं 5
तो ये जो नीचे वाला है 5 में अगर मैं ऐड करता हूं 0.001 तो ये आएगा 5.001 आएगा। तो ये तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 ही है ना। तो 1000 को मुझे 1000 को नहीं 10⁻³ को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 5 के साथ। ये आएगा मेरा आंसर, यानी 1/5000 आ गया मेरा आंसर। मोल फ्रैक्शन होगा शुगर का 1/5000 अप्रोक्सीमेटली। हाँ ठीक है करमवीर। क्लियर हो गई बात।